डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर जरूर। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। ईरान की पाकिस्तान के आतंकवादी कैंप पर मिसाइल हमले करने के बाद दोनों देशों में तनाव चरम पर है। इस बीच पाकिस्तान ने बौखलाहट में अपने राजदूत को ईरान से वापस बुला लिया है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में मौजूद ईरानी राजदूत को भी तलब कर विरोध पत्र सौंपा है। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने बुधवार को कहा कि उसने ईरान से अपने राजदूत को वापस बुलाने का फैसला किया है। यह फैसला ईरान के पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र के अकारण उल्लंघन के बाद लिया गया है। इसके साथ ही दोनों देशों के बीच चल रही या योजनाबद्ध सभी उच्च स्तरीय यात्राओं को भी निलंबित कर दिया गया है। ईरान ने कहा था कि उसने पाकिस्तानी इलाके में जैश-ए-अदल आतंकवादी समूह के ठिकानों को मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाया है। हालांकि पाकिस्तान ने दावा किया कि ईरान के हमलों के कारण 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई है, जबकि 3 लड़कियां घायल हो गई हैं। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने उस घटनास्थल का उल्लेख नहीं किया है जहां ईरान ने हमला किया था। हालांकि ईरान की सरकारी मीडिया ने कहा था कि हमला बलूचिस्तान के सीमावर्ती शहर पंजगुर में हुआ था। ईरान की अर्ध आधिकारिक तस्नीम समाचार एजेंसी ने कहा है कि इस ऑपरेशन का केंद्र बिंदु बलूचिस्तान में कोह सब्ज हरा पहाड़ के नाम से जाने जाने वाला क्षेत्र था। तस्नीम समाचार एजेंसी ने कहा कि पाकिस्तान में जैश अल अदल आतंकवादी समूह के 2 प्रमुख गढ़ों को मिसाइल और ड्रोन हमलों से निशाना बनाकर सफलतापूर्वक बर्बाद कर दिया गया। पाकिस्तान के स्थानीय अधिकारियों ने कहा कि उन्हें भी इस तरह के हमले की जानकारी मिली है, लेकिन इसके बारे में कोई विस्तृत जानकारी नहीं है। क्षेत्र से प्राप्त रिपोर्टों से पता चला कि मिसाइल ने मस्जिद को निशाना बनाया, जिसमें मस्जिद आंतरिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गई, कुछ लोग घायल हो गए। एएफपी के मुताबिक हमले में कुछ घंटे पहले कार्रवाई प्रधानमंत्री अनवारुल हक काकर ने स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच के मौके पर ईरानी विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान से मुलाकात की थी। ईरान ने तत्काल कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की थी, लेकिन उसकी राज्य संचालित नूर समाचार एजेंसी ने कहा कि हमले ने जैश अल अदल में पाकिस्तानी मुख्यालय को नष्ट कर दिया। आज इस्लामाबाद में प्रेस वार्ता में एफओ प्रवक्ता मुमताज़ जहरा बलूच ने कहा कि कल रात ईरान द्वारा पाकिस्तान की संप्रभुता का कारण खुला उल्लंघन, अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के उद्देश्यों और सिद्धांतों का उल्लंघन था। उन्होंने कहा कि यह गैरकानूनी कृत्य पूरी तरह से स्वीकार्य है और इसका औचित्य नहीं है। बलूच ने कहा कि पाकिस्तान इस गैरकानूनी कृत्य पर प्रतिक्रिया देने का अधिकार रखता है और परिणामों की जिम्मेदारी पूरी तरह से ईरान की होगी। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद ने ईरानी सरकार को संदेश दे दिया है। उन्होंने कहा, हमने उन्हें यह भी सूचित किया कि पाकिस्तान ने ईरान से अपने राजदूत को वापस बुलाने का फैसला किया है और पाकिस्तान में ईरानी राजदूत जो वर्तमान में ईरान का दौरा कर रहे हैं, फिलहाल वापस नहीं आ सकते। बलूच ने कहा कि इस्लामाबाद ने आने वाले दिनों में पाकिस्तान और ईरान के बीच चल रही या योजना बनाई गई सभी उच्च स्तरीय यात्राओं को निलंबित करने का फैसला किया है। आइए हम चीन के बारे में थोड़ा सा बात करें। चीन के विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को फिलीपीन के राजदूत को तलब किया और ताइवान के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने पर लाई चिंग-ते को फिलीपीन के राष्ट्रपति फर्डिनांडो मार्कोस जूनियर की ओर से बधाई देने पर कड़ी आपत्ति जताई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ लिंग ने संवाददाताओं से कहा कि मार्कोस की टिप्पणी फिलीपीन की ओर से चीन के प्रति जताई गई राजनीतिक प्रतिबद्धता का गंभीर उल्लंघन है और यह चीन के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप है। चीन ताइवान को अपना क्षेत्र बताता है और जरूरत पड़ने पर बल प्रयोग कर उसे अपने नियंत्रण में लेने का दावा करता है। चीन उस बयानों की कड़ाई से निंदा करता है जो द्वीप की सरकार को वैधता प्रदान करते प्रतीत होते हैं। माओ ने कहा कि हम फिलीपीन से सख्ती से कहना चाहते हैं कि यह ताइवान मामले में आग से न खेले और तत्काल ताइवान के से संबंध गलत बयानी और गलत कृत्यों को रोके एवं ताइवान की स्वतंत्रता और अलगाववादी ताकतों को गलत संदेश न दे। उन्होंने बताया कि सहायक विदेश मंत्री नोंग रोंग ने चीन में फिलीपीन के राजदूत को मंगलवार सुबह तलब किया और सख्त आपत्ति जताते हुए पूरे प्रकरण पर स्पष्टीकरण देने को कहा। मार्कोस जूनियर ने सोमवार को लाई चिंग-ते को बधाई देते हुए सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा कि वह करीबी सहयोग और आपसी रिश्तों को मजबूत बनाना चाहते हैं। लाई चिंग ने संकल्प लिया है कि वह द्वीप की चीन से वास्तविक स्वतंत्रता की रक्षा करेंगे और अन्य लोकतांत्रिक देशों से संबंध स्थापित करेंगे। एवं अर्जेंटीना के बारे में बात करें। एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार भारत जहां महत्वपूर्ण खनिजों में समृद्ध अन्य देशों के साथ बातचीत कर रहा है, वहीं वह अर्जेंटीना में अन्वेषण और विकास के लिए 5 लिथियम ब्लॉक हासिल करने के लिए समझौते को अंतिम रूप दे चुका है। इस समझौते में भारत में आपूर्ति के लिए विदेशी देशों में रणनीतिक खनिजों की पहचान, अधिग्रहण, विकास, प्रसंस्करण और व्यावसायीकरण के लिए समर्पित संयुक्त उद्यम खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड काबिल और कैटामार्का मिनरा वाई एजेंटिका सोसाद डेल एस्टाडो कैमिन द्वारा हस्ताक्षर किए गए।
अर्जेंटीना की एक सरकारी स्वामित्व वाली खनन और ऊर्जा कंपनी है ये। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र इन खदानों की खोज और विकास में अगले 5 वर्षों में लगभग 200 करोड़ रुपए का निवेश भी करने जा रहा है। मामले की जानकारी रखने वाले एक सरकारी अधिकारी के हवाले से कहा गया कि बातचीत अंतिम चरण में है और एक प्रस्ताव पहले ही मंजूर कर लिया गया है। महत्वपूर्ण खनिजों के स्रोत के लिए विदेशी साझेदारी स्थापित करने का ऑस्ट्रेलिया के बाद यह भारत का दूसरा प्रयास है। 2022 में भारत ने 5 ब्लॉकों का पता लगाने के लिए ऑस्ट्रेलिया के क्रिटिकल मिनरल फैसिलिटेशन ऑफिस के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिनमें से 2 लिथियम और 3 कोबाल्ट के लिए समर्पित हैं। भारत प्रांतीय नियामक अधिकारियों के समन्वय में सुधार के लिए कैटामार्का में काबिल के लिए एक अपतटीय कार्यालय स्थापित करने की भी योजना बना रहा है। अर्जेंटीना में महत्वपूर्ण खनिजों की खोज और निष्कर्षण में शामिल होने के लिए काफ़ी समय और निरंतर निरीक्षण की आवश्यकता होगी। इस प्रयास में हमारे हितों की रक्षा और उन्हें बनाए रखने के लिए काबिल का ऑफशोर कार्यालय स्थापित करना एक रणनीतिक उपाय है। अर्जेंटीना में लिथियम ब्लॉक सुरक्षित करने के भारत के प्रयासों से स्वच्छ ऊर्जा मांगों को पूरा करने में आत्मनिर्भरता के लिए देश की खोज में तेजी आएगी। 29 नवंबर को भारत ने आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित करने के लिए अपना पहला महत्वपूर्ण खनिज नीलामी अभियान शुरू किया था। जम्मू कश्मीर और छत्तीसगढ़ में 2 लिथियम ब्लॉकों की नीलामी के लिए रखा गया है। सरकारी अनुमान के मुताबिक रिहायशी जिले में 5.9 मिलियन टन लिथियम भंडार है। छत्तीसगढ़ ब्लॉकों के लिए खनिज मात्रा नीलामी और दस्तावेजों में निर्दिष्ट नहीं है। वर्तमान में देश अपनी लिथियम मांग की पूरी तरह से आयात के माध्यम से पूरा करता है। वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2013 में भारत का लिथियम आयात लगभग $3 बिलियन लगभग 24,900 करोड़ रुपए का था, जो वित्त वर्ष 2012 से 58% अधिक है। आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि भारत का 95% से अधिक लिथियम आयात हांगकांग और चीन से होता है। काबिल अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया के अलावा बोलीविया और चिली सहित महत्वपूर्ण खनिजों से समृद्ध कई देशों के साथ सक्रिय रूप से चर्चा में लगा हुआ है। 5 लिथियम ब्लॉकों के लिए अन्वेषण और विकास समझौते से भारत को 2070 तक इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए विनिर्माण केंद्र बनने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। लिथियम का व्यापक रूप से विभिन्न अनुप्रयोगों में प्रयोग किया जाता है, विशेष रूप से लिथियम आयन बैटरी के उत्पादन में। ये बैटरियां स्मार्टफोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिक वाहन, ईवी और सौर और पवन ऊर्जा जैसे नवीकरण ऊर्जा स्रोतों के लिए ऊर्जा भंडारण प्रणालियों सहित उपकरणों की एक विस्तृत श्रृंखला को शक्ति प्रदान करती है। आइए अब हम चीन की जनसंख्या के बारे में बात करें। चीन में जनसंख्या में आ रही गिरावट को लेकर लगातार चिंता बढ़ रही है। बुधवार को चीन की सरकार ने वार्षिक आंकड़े जारी किए, जिनके अनुसार चीन में साल 2023 में आबादी में 20 लाख की गिरावट आई है। बीते 6 दशकों में पहली बार साल 2022 में चीन की आबादी में गिरावट दर्ज की गई थी। इसकी वजह चीन में जन्म दर में आई तेज गिरावट को बताया जा रहा है। दरअसल चीन ने कई साल पहले अपनी बढ़ती जनसंख्या को कम करने के लिए वन चाइल्ड पॉलिसी लागू की हुई थी। वन चाइल्ड नीति की वजह से चीन की जन्म दर में बहुत तेज़ी से गिरावट आई है। अब दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था आबादी में गिरावट की समस्या से जूझ रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि आने वाले सालों में चीन में यह समस्या और भी विकराल हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र के जनसंख्या फंड डाटा के अनुसार भारत अब चीन को पछाड़कर दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बन गया है। भारत की जनसंख्या पिछले साल 142.86 करोड़ दर्ज की गई है। चीन की आबादी 140 करोड़ है। चीन के नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने बताया कि चीन में बीते साल 90 लाख बच्चे पैदा हुए, जो कि साल 2022 में पैदा हुए 95.6 लाख बच्चों से 5% कम है। बढ़ती आबादी से चीन की सरकार भी चिंतित है। यही वजह है कि मई 2021 में चीन की सरकार ने जनसंख्या बढ़ाने के लिए 3 बच्चों की नीति लागू करने का ऐलान किया था। चीन की सरकार ने अपने कई प्रांतों में जन्म दर बढ़ाने के लिए दूसरे और तीसरे बच्चे के जन्म पर प्रोत्साहन योजनाएं भी लागू की हैं, ताकि लोग ज़्यादा संख्या में बच्चे पैदा करें। हालांकि अभी जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि इन प्रोत्साहन योजनाओं का खास फर्क नहीं पड़ा है। चीन में साल 2016 से जनसंख्या विकास दर कम हुई है, क्योंकि चीन में अब बच्चों को पालने, पढ़ाने, लिखाने का खर्च बहुत बढ़ गया है। ऐसे में बढ़ते खर्च के चलते युवा जोड़े या तो कम बच्चे पैदा कर रहे हैं या फिर शादी ही नहीं कर रहे हैं।